अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। थोड़ा टाइम पहले हमारा माइक का थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से हमें ऑफ एयर होना पड़ा। लेकिन अब हम लोगों ने जो है सिचुएशन थोड़ी सी संभाल ली है, तो हम वापस आ गए हैं। तो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर शहजादुल हक। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब एक बार फिर अपना तारुफ करा दें। आवाज़ नहीं थी पहले। शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहजाद हक, डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म, इंटरनल मेडिसिन, प्राइमरी किंग एडवर्ड्स ग्रेजुएट किया 93 में। फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आई मूव टू अमेरिका और वहाँ पे अराउंड 10 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट बोर्ड्स सर्व करने के बाद फिर रिलोकेटेड बैक टू पाकिस्तान। अभी मैं प्राइमरीली काम कर रहा हूँ नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में। इवनिंग सेशन और मॉर्निंग सेशन है मेरे प्राइवेट क्लिनिक में विद द नेम ऑफ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर, वो भी डिफेंस में ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये था डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के ऊपर, थायराइड डिसऑर्डर्स के ऊपर और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के ऊपर। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जितने भी हमारे लाइफ में होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई। तो कुछ सवालात हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, साथ साथ डॉक्टर साहब जवाब देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि डायबिटीज़ होती क्या है, किस तरह की किस्में होती हैं, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने व्यूवर्स को साथ साथ बताना बताते चाहिए एब्सोल्युटली। तो मतलब एक्चुअली एक टॉपिक जो है ना डेफिनेटली मत से एक बड़ा एक डिमांडिंग टॉपिक है उस लिहाज से कि शायद दुनिया में, आई वांट से कि पाकिस्तान में या इस मुल्क में, उस मुल्क में, दुनिया में शायद जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स में डायबिटीज़ के कॉज ना आती है। सो डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे अपने व्यूअर्स के लिए कि डायबिटीज़ होती क्या है। अब डायबिटीज़ है जो नॉर्मल शुगर लेवल, उससे अगर शुगर लेवल आपकी बढ़ जाए मिकदार, अब नॉर्मल शुगर लेवल लोगों के लिए जस्ट फॉर द व्यूअर्स के है क्या। अगर आप 8 से 10 घंटे, कम से कम 8 घंटे एवरेज 10 घंटे की फास्टिंग के बाद आप सुबह के वक्त उठें और अपनी शुगर चेक करें, अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो इट वुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। अगर आपकी शुगर 126 एंड प्लस आ रही है तो दैट यू आर डायबिटिक। ठीक है ना। इन बिटवीन जो आ रही है दैट इज नॉट सेइंग यू आर डायबिटिक बट सर्टनली इट्स नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, उसको हम प्री डायबिटिक लेबल करते हैं। और उसमें ही और शी वेरी केयरफुल कि उनको डायबिटीज डेवलप होने का अगले चंद सालों में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आ जाता है कि जो शुगर चलो हो गई, डायग्नोस हो गई, क्या फैमिली में रन करती है, आपको क्या चीज़ें बताएंगी, क्या अलामात लोगों में शो हो जाएंगी कि उनको इसके बारे में तहकीक फर्दर करनी चाहिए, अपने आप को वैल्यूएट कराना चाहिए। तो जब भी शुगर के साथ कोई मरीज होगा तो ग्रेजुअली उसमें देखा जाएगा कि पेशेंट को जैसे पॉलीयूरिया कहते हैं कि यूरिन का ज़्यादा आना, कि रातों को बार बार उठ के आप यूरिन कर रहे हैं। और आमतौर पर लोग आते हैं खासतौर पर देहातों में अंडर सब एरिया से और वो आके कहते हैं जी हम जब यूरिन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि कीड़ियाँ हमारे यूरिन के ऊपर आगे इकट्ठी हो जाती हैं। सो दैट्स वेरी प्रैक्टिकल एक वो साइन कह लो या अलामत कह लो कि भाई ये जो है ना इस बंदे को अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। अब क्योंकि यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, मुंह सूखता है, ड्राइनेस होती है, जिसम जल्दी स्किन ड्राई होती है, मुंह सूखता है और पानी पेशेंट बार बार उठ के वो कहते हैं हम पानी की डिमांड करते हैं या लिक्विड्स पीते रहते हैं। तीसरी चीज़, अब क्योंकि आपकी कैलोरीज वेस्ट हो रही हैं तो अब ये एक होता है कि इन लोगों में वजन कम हो रहा होता है ऑन एवरेज। सो कई दफ़ा लोग ज़्यादा मर्जी खाएं, हमारा तो वजन कम हो रहा है। सो अनहेल्दी वेट लॉस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो तो आप कैलोरीज वेस्ट कर रहे हो और अलामत आती जाने से फिर थकावट। ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया आपका जो ब्लड है वो रादर देन एक ब्लड के तौर पे लिक्विड के तौर पे फ्लूइड सर्कुलेट करे बॉडी में, वो इतनी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई शुगर कंटेंट, कि वो परफ्यूजन आपकी ब्रेन को, आपके ऑर्गन्स को बहुत, ब्रेन के थॉट प्रोसेस फॉगी हो जाना और जिसम में जल्दी दर्दें होना, पेन्स एक्स और इस तरह बेचैनी रहना, ये अलामत नमूदार है। फिर कॉन्स्टिपेशन का ना होना, जो अगली चीज़ आ जाती है कि पेशेंट जो जल्दी फील करते हैं कि जी वो हर वक्त थके रहते हैं, दर्दों में रहते हैं और सर दर्द हो गया, डिफरेंट अलामत आ गई। फिर आगे जाके इसकी शुरू हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर शुगर जो है इस बंदे ने ना अपने आप को एलिवेट कराया, ना प्रॉपर ट्रीट किया और नंबर्स को नॉर्मल लेवल्स पे ना लेकर आया तो आपकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के चंद सालों में जाहिर होती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है माइक्रोवेस्कुलेशन में, जो छोटे शरेआन हैं जिसम के, वो डैमेज हो जाएं या वो जाके ब्लॉक होने के बाद कि पैरों में या हाथों में सनसनाहट फील होना,
पिन्स नीडल्स के सुइयां चुभती हैं आमतौर पे जब लेटते हैं सोते हैं तो कमर या कोई कपड़ा टच हो जाए तो हमें बड़ी बेचैनी सी होती है और सही रात कीड़ियाँ नहीं होती हैं, आपको सुइयां, नमनेस या सुन रहना, ये चीज़ें। सो सेकंड चीज़ आती है न्यूरोपैथी के बाद आपकी जो नेफ्रोपैथी, जिसे हम कहते हैं कि रीनल किडनी का डैमेज होना, और उससे बढ़ के जब शुगर अनकंट्रोल है तो तीसरी चीज़ जा सकती है, वो है रेटिनोपैथी या आपके रेटिना का जो आंखों का पर्दा है उसका डैमेज होना। अब ये होगी कि जब छोटे शरेआन बंद हुए, उसके बाद अगर बड़े शरेआन बंद हो गए तो आपको सर्दी MI या माइक्रो इन्फार्क्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ जा रहे हैं, फिर स्ट्रोक के फालिश बनस हो जाना, तो ये एक बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अब उसके अलावा आप छोटी कॉम्प्लिकेशन तो बेतहाशा हो गई, जिसमें हम आगे जाकर भी बात करेंगे, रेक्टल डिसफंक्शन एंड सो उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आ जाइए, अगर आप जनरली कंसिडर करें कि पेशेंट डायबिटिक डायग्नोज हो गया है तो अब इस डायबिटिक की ट्रीटमेंट क्या है। तो उसको हम प्राइमरी डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले आपके पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की तो ही और शी हैज टू बी वेरी विजिलेंट कि उनका वेट जो है वेट इंक्रीज ना। अगर वो ओबिसिटी की तरफ गए तो दैट मीन्स उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जो आपकी बॉडी का इंसुलिन बनाने वाला ऑर्गन है पेनक्रियास, वहाँ पे जो आइलेट सेल्स हैं, वो ये फील करेंगे कि हमें बहुत रेजिस्टेंस आ रही है शुगर को नॉर्मल रखने में, और दे आर गोइंग टू गिव अप, क्योंकि किस हद तक वो रेजिस्टेंस को फाइट करेंगे। सो इन लोगों को पहली चीज़ तो ये ख्याल रखनी है कि उनका BMI जो है वो 24 से ऊपर ना जाए। ठीक है कि ओवरवेट या माइल्ड की तरफ ये लोग ना आए। तो ग़िज़ा का ख्याल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, 30 मिनट्स एटलीस्ट अ डे, और कम से कम 5 से 6 दिन हफ्ते में होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा वज़न, टू मेक श्योर कि वज़न ना बढ़े, एक्सरसाइज को अंडरटेक करना है। ट्रीटमेंट्स हैं जो इस दुनिया में बेतहाशा अवेलेबल हैं। उसके अलावा लोग बड़े कॉमनली पूछते हैं कि हमें कॉमन बंदे को क्या पता होना चाहिए कि शुगर नेम है, जस्ट टू मेक सिंपल, लोगों को बताएं कि उनकी 2 किस्में प्राइमरीली हैं। एक होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो जनरली थिन लीन अर्ली एज में हो जाती है, बच्चों में कॉमन है, बिल्कुल पतले होंगे और डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल होगा, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट हो जाए। उससे ऑटोइम्यून होता क्या है कि आपकी जो आइलेट्स हैं, इंसुलिन बनाने वाली कुली हैं, उनके ऊपर ऑटो एंटीबॉडीज जाके अटैक करती हैं और वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ग्रेजुअली होता क्या है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है इन मरीजों में, और इनका अनफॉर्चुनेटली जो ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल है टाइप 1 डायबिटीज़ का वो है इंसुलिन रिप्लेसमेंट। अब दूसरी जो कॉमन डायबिटीज़ है उसे हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं, जो आमतौर पे फैमिलीज में रन करती है कि अगर आपको वालिदैन में है, भाइयों बहनों में है, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा जनरली एज लोगों में आती है, लेकिन क्योंकि अगर हम पुराने अपने एंसेस्टर से कंपेयर करें, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है। लोग ज़्यादातर, हमारे बच्चे अब आउटडोर्स नहीं जा रहे, सोफे में बैठ रहे, टीवी, और डाइट हमारी बहुत मॉडर्न हो चुकी है, हो रही है, फ्राइड फूड्स हैं और फूड चेन्स, इनकी वजह से क्योंकि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बच्चे अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, तो इन लोगों में अब हमें यंग से यंग बच्चा टाइप 2 का मिल रहा है, जिसमें ओबेसिटी है। तो अब इसमें आपकी लाइफस्टाइल के अलावा जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं टैबलेट्स फॉर्मेशन में। जब टैबलेट्स काम करना बंद कर देती हैं ग्रेजुअली, देन दे एंड अप बीइंग ऑन इंसुलिन या और GLP-1 एगोनिस्ट हैं जो कि इंजेक्टेबल्स हैं। इनहेल्ड इंसुलिन भी दुनिया में अवेलेबल हैं। सो बहुत डेवलपमेंट्स उस लिहाज से डायबिटीज़ में हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जल्दी से अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस भी ले सकें। बहुत सारे सवाल जो हैं वो कमेंट्स में आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब आप थोड़ा सा हमें थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में बता दें। थायराइड होता है एक्चुअली, थायराइड क्या चीज़ है? बहुत ज़बरदस्त, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थायराइड, अब थायराइड एक, जिस हम आज हार्मोन्स पे बात करें, दैट इज व्हाट एंडोक्रिनोलॉजी इज पर से, हार्मोन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनकी मैनेजमेंट। अब थायराइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जो कि नेक में लोकेटेड होता है। अब थायराइड को जनरली ऐसे ही तशबीह हम देते हैं कि जिस तरह की गाड़ी की बैटरी होती है, इसी तरह आपका इंसान का थायराइड जो है उसका पूरा मैकेनिक्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर गाड़ी की बैटरी आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो गाड़ी उसका परफॉर्म नहीं करेगी। लाइकवाइज अगर आपका थायराइड स्टेबल नहीं है तो आपकी बॉडी सही परफॉर्म नहीं करेगी। अब इसमें प्राइमरी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायराइड, कि थायराइड कम काम कर रहा है। जब थायराइड कम काम करेगा इसका मतलब बैटरी वीक है,
तो सारी चीज़ें ये हो जाएगी कि पेशेंट का थकना, मोटापे का होना, बालों का गिरना, और अगर फीमेल साइड पे जनरली प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होना, पीरियड्स में इश्यूज होना, और नींद का ज़्यादा ना, सुस्ती का रहना, ठीक है, वाटर रिटेंशन एंड सो ऑन, और उसमें फिर आगे जाकर रीनल इश्यूज, कार्डियक इश्यूज एंड सो ऑन, वो शुरू होता है। सो प्राइमरी अंडर एक्टिव हाइपोथायराइड में हर चीज़ स्लो डाउन होती है, ओवर एक्टिव थायराइड में, हाइपर में हर चीज़ कट डाउन हो जाएगी कि वजन गिर जाएगा, लोग एजिटेटेड रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगी, बिजार होंगे, वजन गिरेगा तेजी से, ट्रेमर्स होंगे, एजिटेशन होगी, हार्ट रेट तेज होगा, पैल्पिटेशंस एंड सो ऑन। सो अब उसमें आ जाता है कि अगर आपको थायराइड हाइपो है, हाइपर है, और खासतौर पर करते हैं क्योंकि जनरली जैसे हम हाशिमोटोस थायराइड कहते हैं, हाइपोथायराइड है, और ये फैमिलीज में रन करता है, नॉट नेसेसरीली हर फैमिली मेंबर एंटीबॉडीज चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आती है दैट इज वेरी मच सपोर्टिव कि आपको हाशिमोटोस है। और अगर हाइपर थायराइड है उसमें भी ऑटोइम्यून प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं। इलाज दोनों के, हाइपो में आपकी रिप्लेसमेंट थेरेपीज आ जाती हैं कि आपको थायरोक्सिन को रिप्लेस करोगे और आप लेवल्स को नॉर्मल ले आओगे जहाँ पे TSH मेंटेन रखा जाएगा और पेशेंट वुड फील एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो इलाज इनके हैं, प्राइमरीली पेशेंट को पता हो कि उसकी फैमिली में एक इशू चल रहा है एंड ही और शी हैज टू बी विजिलेंट कि उसका प्रॉपर टाइम पे अगर वो कुछ अलामत देखे अपने में, अपने बच्चों में, तो उनको ये पता होना चाहिए हमें फौरन थायराइड चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हमने सवाल की तरफ चलते हैं, हम लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में सवाल हुआ है, वो भी आपने उसका जवाब दे दिया है। अगला सवाल हम लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर T4 रेंज हाई है और TSH रेंज नॉर्मल है तो क्या करना चाहिए? देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि पहली चीज़ तो ये कि और पेशेंट आई होप किसी ट्रीटमेंट पे नहीं है, ठीक है ना। पहली तो चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको देखना है, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा और उस पर TSH और फिर T4 चेक हुआ है तो उसमें देखना चाहिए कि TSH आमतौर पर जैसे ही आपके T4 लेवल्स ऊपर जाएंगे तो TSH स्प्रेस हो जाएगा। TSH आ रहा है पिट्यूटरी से, ब्रेन से, तो इट्स अ मदर ग्लैंड। सो जैसे ही थायराइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मदर ग्लैंड स्प्रेस हो जाएगा कि भाई अब थायराइड को मैं स्टिमुलेट ना करूँ ना। इन केसेस में जो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है उसमें अगर TSH नॉर्मल रह रहा है तो वो एबनॉर्मली नॉर्मल है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। और T4 ऊपर चला गया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल इशू तो नहीं आ रहा कि ब्रेन फिर भी स्टिमुलेट करी जा रहा है कि थायराइड और बने। उसमें फिर T3 भी आप चेक कर सकते हैं फर्दर इसको इंडोर्स करने के लिए इशू सेंट्रल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास अगला सवाल है, एज में प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन इज नॉर्मल, व्हाट इज द क्योर एंड हाउ टू अवॉइड इट? देखो प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन ऑब्वियसली और पैरा मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो जनरली पेन्स, एक्स एंड सो ऑन कहते हैं कि आपको जब मेंस्ट्रुअल फेजेस आती हैं तो उसमें इन लोगों में जल्दी एक फैमिली ट्रेंड भी चलता है, फैमिली पैटर्न चला आता है डिप्रेशन का और इन चीज़ों का। उसमें साथ में आप ये देखना कि ये शुरू कब हुआ और किस फेज पे शुरू हुआ और उसके अलावा आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल एलिमेंट्स कितने चल रहे हैं, तो उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहली चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने वजन पे, लाइफस्टाइल पे, डाइट पे, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये कि अगर पीरियड्स आपको पेनफुल शुरू हो जाए जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजी से एक इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा। और इफ द थिंग्स स्टिल परसिस्ट देन सर्टेनली आपको साइकियाट्रिक हेल्प भी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लड़कियों की एज होती है 24-25 साल की बट दे लुक लाइक अ 14-year-old गर्ल। सिमिलरली विद द बॉयज़ के वो भी 25 साल के होते हैं और लेकिन उनकी एज ऐसे लग रहा होता है देखने से कि वो 14 साल के हैं या 15 साल के। ऐसा क्यों होता है? इसमें प्राइमरी चीज़ अब ये बड़ा टिपिकल हार्मोनल इशू सर्टनली टॉप ऑफ द लिस्ट होगा इसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ है कि आपको बलूगत या प्यूबर्टी या मैच्योरिटी हिट नहीं कर रही, ठीक है ना। क्योंकि आप सर्टनली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो 9 रेंज के दरमियान प्यूबर्टी हिट करेंगे एंड मेल्स स्लाइटली लेटर, क्या वो से अराउंड 11 to 14 काइंड ऑफ थिंग 13 होता है। हाइपोगोनाडिज्म की तरफ सोचते हैं कि मेल हार्मोन्स ना सिक्रीट नहीं हो रहे कि वो मैच्योरिटी को रीच करें, लाइकवाइज फीमेल पैटर्न में फीमेल हार्मोन्स नहीं आ रहे इसीलिए आप उस मैच्योरिटी लेवल को नहीं रीच कर रहे। तो इन लोगों को डेफिनेटली सबसे पहले अपना हार्मोनल इवैल्यूएशन बेसलाइन जिसे हम कहते हैं जो गोनाडल एक्सेस चेक करता है
कि बलूगत का एक्सेस वो नॉर्मल है या नहीं है, वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा। उसके बाद सर्टनली आपको ग्रोथ हार्मोन का एवेल्यूएशन चाहिए, थायराइड का एवेल्यूएशन चाहिए, दैट वुड बी एडेड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल है इसी से रिलेटेड कि आपने अभी बात की है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तो आपको क्या लगता है कि डाइट में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इफेक्ट ना करें और हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह रह सकें? जबरदस्त, उसमें इशू बन गया बिकॉज डाइट नाउ इज इंडस्ट्री नाउ। और डाइटरी जैसा अट्रैक्ट करते हैं हमारी यंग जनरेशन एंड सो ऑन, उसमें पहली चीज़ ये कि अब आपकी वो ऑर्गेनिक डाइट्स नहीं रही हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि किसी वक्त हुआ करती थी। उसमें आपको बड़ा केयरफुल होना है कि आपकी जो डाइट की सोर्स है उसमें आर्टिफिशियल जेनेटिक कोई चीज़ें इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, प्योर। और उसमें आपका डाइटरी प्रोडक्ट से ले ले, उसके अलावा जितनी आप फ्रेश वेजिटेबल्स को अपनी डेली रूटीन डाइट में इन्वॉल्व कर सको तो वो उतना बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक सवाल आया है दुआ का। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इफ योर साइकिल इज परफेक्ट, व्हाट्स द रीजन ऑफ हेयर ग्रोथ एंड व्हाट टू डू नॉर्मल आफ्टर टेस्ट, देन प्लीज आल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ हेयर ग्रोथ and after waxing keep on increasing the quantity under chin area and other face as well, मतलब पूरे चेहरे पे। हाँ, ये एक्चुअली बड़ी मेजर फीमेल पॉपुलेशन है। आई मस्ट कन्फेस कि जो रुजू करती है डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने जीपीज को, अपने डॉक्टर्स को, सर्टी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को, इसमें दो राय नहीं है कि हार्मोनल इशू ही एट द एंड ऑफ द डे इन पेशेंट में होता है। और होता है क्या, प्राइम रीजन जो आ रहा है फेशियल ग्रोथ का कह लें, एक्ने का कह लें, इरेगुलर पीरियड्स का, उसमें टॉप द लिस्ट आपका एलिमेंट होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। इसमें एक कॉमन चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है इन पेशेंट्स में वो आ रही है एलिमेंट ऑफ ओबेसिटी या ओवरवेट। द मोमेंट ये फीमेल पॉपुलेशन अपनी ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ टच करती है, जो उसको मूव कर जाती है अनफॉर्चुनेटली, और ये नहीं कि 100% होती है, नॉर्मल BMI के साथ भी पेशेंट्स में होता क्या है कि आपका जो मेल हार्मोन जनरेशन है वो बढ़ जाती है। सो होता क्या, मेल फीमेल आप जिसको भी लें उनमें दोनों हार्मोन्स हैं। अब मेल में फीमेल हार्मोन भी है, लेकिन मेल हार्मोन के लेवल जस्ट टू मेक इट सिंपल यहाँ पे है तो फीमेल उनमें यहाँ पे है। सो क्या कि मेल हार्मोन क्योंकि डोमिनेंट है तो वो दे वुड अपीयर उनमें मेल चीजें आएंगी। लाइकवाइज इन फीमेल, अब फीमेल हार्मोन उनका यहाँ पे होगा, मेल हार्मोन लेवल्स यहाँ पे होंगे। सो दे हैव बोथ द हार्मोन। अब होगा क्या कि जब आपकी ओबेसिटी आ रही है या फॉर वट एवर रीजन आपका मेल हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ये जो रेशियो है वो कम हो जाएगी। अब ये कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनमें फीमेल का पैटर्न थोड़ा जा रहा है और मेल चीजें अपीयर होना शुरू हो रही है। सो दैट्स व्हाई आप देखो मेल हार्मोन ऊपर आए ना तो मेल पैटर्न बॉलनेस शुरू हो जाएगी, हेयर लॉस होगा, जबकि बाकी बॉडी में हेयर ग्रोथ हो रही है। सो दे गेट सरप्राइज कि बाकी बॉडी में हेयर आ रहे हैं, लिप्स पे, चेन पे, बॉडी पे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सर पे मेरे हेयर गिर रहे हैं। सो आपका मेल हार्मोन, सो हमें क्या करना है कि अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं जो आमतौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन नॉट इन एवरी केस, उसमें हमें ये देखना है कि आपके मेल हार्मोन्स कहाँ पे पड़े हैं, आपकी LHFSH फीमेल उसकी सेंट्रल पिट्यूटरी से रेशियोज कहाँ पे आ रही हैं, और उसके बाद एलिमेंट ऑफ ओबेसिटी की वजह से आपके सम और हार्मोन्स और सर्दी जिसने डायबिटीज का जिक्र किया वो भी A1C एंड सो ऑन इवैल्यूएट करके। तो ये जरूरी है कि कोई कुछ डाइट में प्रॉब्लम आई हो या हमारी साइकिल डिस्टर्ब हुई हो तो ही ऐसे होता है, या ये खुद भी हो सकता है या नेचुरली भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है? जरूरी है कि डाइट सर्टी हर केस में डाइट इज नॉट द कल्प्रिट। ओके, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कि अगर आप ये देखो फैमिलीज में पेशेंट आए हो कहेगा मेरी वालदा को भी एज में शुरू हो गई थी पीरियड्स की रेगुलरिटी या हेयर ग्रोथ या एक्ने होना, मेरी सिस्टर्स को हो गई थी एंड सो ऑन। सो होता है क्या, लेकिन बॉटम लाइन चीज 90% केसेस को आप एड्रेस करें तो आपने उनको एक चीज कहनी है कि आपका रिलेशन विद वेट गेन, अब वो वेट गेन डाइट की वजह से आया था कि ज्यादा स्टीरॉइड इंड्यूस कोई डाइट्स आ रही थी ऐसी या आर्टिफिशियल जो यूज होते हैं जिसकी वजह से वेट गेन हुआ, या ये जो जंक फूड का एलिमेंट आ गया था। तो जहाँ पे वेट गेन आएगा वहां पे ये इशू प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल हम लेते हैं। हाई आई एम फेसिंग
scalp follicles and graying of hair. I have visited many doctors and have taken tetracycline, minocycline and other antibiotics coupled with medicines के नाम लिखे हुए and shampoo. Really and came back. I face pustules and redness on my scalp. Even egg or other oily food. I'm 21, don't know what to do. Is it related to high? Female patient, I hope. No, I think he's a male. He's a male. अच्छा, मेल पेशेंट was saying कि मेरे फेस पे ग्रोथ होता है? नहीं, उनके स्काल्प का प्रॉब्लम है, रेडनेस हो जाती है और ग्रेइंग बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो गए हैं. मतलब सर, I personally would feel कि अगर मेल पेशेंट है जिसको ये इशू आ रहा है तो सर्टनली बेसलाइन हार्मोनल इशू तो वैल्यूट हो जाएगा, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट जो है would be the most appropriate doctor for this patient. ठीक है, तो आपका सवाल जो है वो रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजी है, डॉक्टर साहब से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, हमारे पास अगला सवाल है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेटर ट्रीट करते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट? देखो, गायनेकोलॉजिस्ट में मेरे कोलीग्स हैं और मेरी रिस्पेक्ट है. सो द होल इशू है क्या, और जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन. हर मरीज को जिसमें हिर्सुटिज्म या हेयर ग्रोथ, एक्ने, हेयर लॉस, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उनको ओबेसिटी को देखना है. फिर देखना है कि हमारे मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन रेशियो कहाँ डिस्टर्ब हुई और कितनी डिस्टर्ब हुई. क्योंकि जो आपकी ट्रीटमेंट है उसको डिफाइन करने वाला एलिमेंट ही है कि आपको इशू बॉदर क्या कर रहा है. देख रहे हैं, नहीं देख रहे. सो यू सी, सो देयर मोर लेवल देख के आपका ट्रीटमेंट टेलर होगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं और आपके जो इश्यूज हैं उसको हम कैसे टेलर करके ट्रीटमेंट को हैंडल करते हैं. ठीक है, अगला सवाल मुझे बहुत पसंद आया है. Hi, please put the light on this subject that why does a doctor recommend antibiotics to adults and kids too? What is the way to avoid that? Antibiotics के बारे में सवाल. I think it's a general question for generally I would say any physician या any doctor. अब देखो, इसमें दो राय नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में कह लो या फॉर वट एवर रीजन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन एक बड़ा फैशन या कॉमन चीज़ हो गई है. जबकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है कि आप हर किसी को एंटीबायोटिक नहीं. यहाँ पे आपके कोई भी इशू शुरू होता है, आप पहली चीज़ जो आपके ज़हन में ईजी आ जाती है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक ऐसे लिखी जा रही है अनफॉर्चुनेटली जैसे पैराडॉल लिखी जा रही है. आई एम नॉट सेइंग हर कोई ऐसे कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप डेली लाइफ में देख ले कोई बंदा डॉक्टर के पास गया बगैर एंटीबायोटिक. टू मी इट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन एंड सर्टेनली आई एब्सोल्युटली एग्री. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट डज हैपन. So you just have to be sure कि आप जिस डॉक्टर के पास रुजू कर रहे हो इस अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना, एंड वो आपको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि एट व्हाट स्टेज क्या इंडिकेशन थी कि हमें अब एंटीबायोटिक दे ही देनी चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स की तरफ से मेरा ये है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इससे जल्दी ठीक हो जाओगे, ये जल्दी आपको ठीक. देखो, ये जल्दी एक मिथ है, क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि ह्यूमन बॉडी की एक अल्लाह ताला ने नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस दिया हुआ है. सो एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ की वजह से हम वो इम्यूनिटी बॉडी की डेवलप ही नहीं अनफॉर्चुनेटली होने देते. सो दैट्स अ डार्कर साइड एंड दैट्स वो वरी सम है. हमें चाहिए कि पेशेंट को इनिशियली लेट आपका अपना इम्यूनिटी सिस्टम उसको फाइट करे. फिर एक सर्टेन स्टेज आती है कि जहाँ पे आपको एक थ्रेशोल्ड देखना है कि हाँ अब थोड़ी सी एंटीबायोटिक तो वो आपके इम्यून सिस्टम को फर्दर हेल्प कर देगी. बट नॉट कि पहली स्टेज पे पेशेंट वॉक इन किए, हेल हार्डली खेलता कूदता है और क्या म्यूजिक काम हो गया तो आप एंटीबायोटिक विच आई फील वो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा. सही, बहुत ज़्यादा सवाल है, हमें जल्दी जल्दी इसको आंसर करना पड़ेगा. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड थायराइड डिजीज? नॉट रियली, नॉट टिपिकल. थायराइड डिजीज एज आई सेड मोस्ट कॉमन दुनिया में जो मिलती है देखने के स्पेशली कंट्रीज और आजकल के एरा में वो हाशिमोटोस डिजीज, हाइपोथायराइड, ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायराइड. सो ये ऑटोइम्यून इश्यूज हैं. थायराइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर? एब्सोल्युटली. अगर हाइपो है या हाइपर है, यस. ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हार्मोन्स से सेक्सुअली फीलिंग्स पर असर होता है? हार्मोन्स हैं ही सेक्स ड्रिवन थिंग्स, यस एब्सोल्युटली.
ठीक है, कि मतलब इट्स अ वेरी कॉमन इशू, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में, और स्पेशली जिस स्ट्रेसफुल लाइफ से जर्नी हम गुजरते हैं, स्ट्रेस में हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं, ओके एंड दैट इज द रीजन कि आप इश्यूज फेस करते हो। ओके नेक्स्ट सवाल है, इज नॉड्यूलर गोइटर जनरली नीड टू रिमूव? नॉड्यूलर गॉइटर होता क्या है, पर ये हम नाज़रीन को समझ नहीं। गॉइटर हम ये कहते हैं जब थायराइड नॉर्मल है उसमें एक ग्रोथ हो जाए, और वो डिफरेंट साइज की हो सकती है। ओके अब ग्रोथ नॉड्यूल थायराइड के ऊपर, जिसे नॉड्यूल या ग्रोथ कहते हैं, वो इतनी कॉमन है कि अगर मैं बाहर 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड करूँ ना, तो 5 को ये नॉड्यूल होगा। सो इट्स सो कॉमन। सो पहली चीज़ है, नॉड्यूल का होना इज नथिंग टू वरी अबाउट। वो तो पहली चीज़ है कि नॉड्यूल हो गया, तो अब वो रिमूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें साइज क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके अल्ट्रासाउंड पे करेक्ट है कि खुदा से वो कैंसर वो चीज़ें कुछ सजेस्ट तो नहीं कर। अगर उन या उसकी फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड अगर हमने ड्यूरेशन 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर आके उसको फॉलो अप किया है, उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, या वो आपके नीचे विंड बैग को कंप्रेस कर रहा है या खाते हुए मुश्किल होती है, तो हाँ वो कुछ इंडिकेशन आती है जहाँ पे आप उसको रिमूव करेंगे। शॉर्ट ऑफ इट, आपने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट को कहीं हाइपोथायराइड तो नहीं हो गया, कोई हाशिमोटोस डिजीज, क्योंकि उनमें भी नोड्यूल्स होने का बहुत चांस है। अब उसमें तो आप थायराइड जैसे उनको रिप्लेस करोगे, तो जो आपके थायराइड बढ़ रहा है वो वापस अपने साइज पे जाने का पूरा चांस है। ओके, I have thyroid cyst and I have already aspired 3 months ago. Now doctor again said aspire it for further treatment. I'm so worried about my problem. Please suggest me what measure can I take? देखो, पहली चीज ये थायराइड सिस्ट is quite common, as I said. Thyroid cysts 99.9% yes, they are benign. Benign का मतलब they are negative, nothing to worry about. They are not going to be cancerous. So उसमें बड़ा रिस्क होता है कि the moment you expect them, they are likely to reoccur. So इसमें generally हम suggest करते हैं if it's not bothering you, छोटी सी है, just leave it, don't touch it. Okay. If half of the thyroid is removed by surgery, is the remaining lobes still capable of maintaining meta? अच्छा, this is a very interesting question. दो चार ठीक है, अब certainly I am 100% sure कि आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने थायराइड की आधा लोब रिमूव किया होगा कि साइज बहुत छोटा था, सिर्फ एक लोब में था, फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव थी, लिम्फ नोड्स नेगेटिव थे एंड सो ऑन। सो एक लोब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ है कि सर्टनली बहुत क्लोज फॉलोअप चाहिए इस पेशेंट में विद सर्टन हार्मोनल लेवल, ठीक है। सेकंड उसमें ये कि इसका आपको ये देखना है कि थायराइड TSH को आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है। अब काफ़ी दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं इसमें कि भी रीजन से किया था, तो क्या रिप्लेसमेंट थेरेपी थायरॉक्सिन पेशेंट को देनी है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि उस पर लोड पड़ता है, ब्रेन कहता है थायराइड बनाओ और उसका साइज बढ़ेगा, तो उसका साइज ना बढ़ने के लिए को ऐड कर दें ताकि आपकी जो रिमेनिंग थायराइड का पोर्शन है उसको हेल्प मिल जाए एंड इट डजंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज। Okay, I have cyst and fibroids and I got surgery 2 times. Tell me how to prevent ovarian cyst. Ovarian cyst, I would suggest कि आप तो gynecologist को रुजू करो। ठीक है। जैसे हेयर ग्रोथ इशू, बेस्ट हेल्प विद डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, ये भी आपने इसका जवाब दे दिया है। बैक करके देखिएगा, इसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है, ठीक है। I have irregular periods but plus this time the periods exceed the 15 days. Is hormonal imbalance can be cured and what is the reason of looking like a child when you are an adult? हाँ, इसका जवाब भी जनरली वैसे मैंने डिटेल में दे दिया इससे पहले, आप लेकिन उसका वो irregular periods वाला थोड़ा PCOS certainly is on top of the list, one of the reasons, और उसमें देखना चाहिए कि irregular periods के अलावा क्या क्या आ रहा है, not necessarily कि आपको hirsutism, hair growth और acne भी हो, hair loss भी हो, वजन को देखना पड़ेगा, हार्मोन लेवल्स को देखना पड़ेगा, yes is treatable, depending on the। हमारा है आशिक खालिद का क्वेश्चन, I have hypothyroid, weight almost increased 15 kg after medications start still, please suggest me। देखो, दो चीजें हाइपोथायराइड में, हाइपोथायराइड वेट सर्टनली दे गो पैरेलल, ठीक है। हाइपोथायराइड मेटाबॉलिज्म लो हो गया, जैसे गाड़ी का बैटरी इज नॉट गुड, इज नॉट गोइंग टू फंक्शन एज वेल।
अब इस पेशेंट में आपने उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी में डाल दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम आमतौर पे हम रिसर्च को देखते हैं फ्री T3, फ्री T4। अब फ्री T3 का मैंने इसलिए मेंशन किया कि फ्री T3 एक ऐसी चीज़ है जो हमें नॉट इन एवरी केस बट क्वाइट अ फ्यू केसेस में देखनी चाहिए कि फ्री T3 लेवल क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्टिव थायराइड है, जो बॉडी में सारा काम कर रहा है, वो एक्चुअली फ्री T3 है। जो आप थायरोक्सिन की दवाई रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले रहे हो वो भी बॉडी में कन्वर्ट हो रही है जाके T3 में, and that is actually what's performing all the function। और वहां पे नहीं नजर आता जहां पे होना चाहिए। और उन पेशेंट्स को हम T4 और T3 की कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। उनमें देखी गई है कि उनका एनर्जी लेवल का बूस्ट होता है और उनमें वेट लॉस कुछ ज्यादा बेहतर देखा गया है इन हाइपोथायराइड पेशेंट्स में। सो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप अपना T3 लेवल भी चेक करो। Okay, I have hypothyroidism and my vitamin D level decreases all the time. Could you suggest me a good multivitamin? Okay, प्रिस्क्रिप्शन तो हम दे नहीं सकते, हम कोई मेडिसिन का नाम ले नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा कोई अगर कुछ और अदर देन मेडिसिन है कुछ इस पे बात करना चाहेंगे सवाल। देखो, उससे पहली चीज़ है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है दैट सर्टनली इज प्रीटी मच एवरीवेयर। हमारा वो सैन एक्सपोजर है ही नहीं जो आज से पहले 20-50 साल पहले हुआ करता था। सो विटामिन डेफिशिएंसी इज प्रीटी मच इन एवरी केस। अब तो यहाँ पर आ गए कि हम विटामिन डी लेवल चेक करना भी बॉदर नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है विटामिन डी लेवल नीचे आएगा। सो व्हाई इवन बॉदर। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं वो हम करते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी इन फीमेल्स एवरी वीक, और मेल्स में हम एवरी 2 वीक्स करते हैं। We generally on an average like their vitamin D levels, 25 hydroxy vitamin D levels to be around 50 to 75. Okay. SLE causes and treatment. Logical issue है। Okay. ठीक है, lupus। Okay, not related to endocrinology. Sorry. अच्छा. How to increase progesterone level? अब जो प्रोजेस्टेरोन लेवल पहली चीज़ है कि आपने इंक्रीज क्यों करना है, ठीक है, देखनी पड़ेगी ना, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग इट्स अ सेफ हार्मोन, इट्स नॉट लाइक पैराडोल और पेन किलर या एस्पिरिन इस पे ले लिए। सो इट्स अ हार्मोन, ठीक है, इट्स प्राइमरीली अ फीमेल हार्मोन इफ आई मे से, और उसमें देखना पड़ेगा कि इशू क्या हो रहा है और इसको आप इंक्रीज क्यों करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। ज़्यादातर हाइपो से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। टेस्ट कौन से करवाने चाहिए चेक करने के लिए? Facial hair growth, as I said, we are talking about PCOS as prime of the list, और उसमें congenital hyperplasia is another thing. But having said this, आप primarily LH, FSH level check करोगे, prolactin करोगे, A1C करा लोगे, ठीक है, ताकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी साथ साथ में पता चले, DHE सेल्फ टेस्टोस्टेरोन करोगे। ठीक हो गया। How to increase weight, इसका मतलब है आप अंडरवेट हो या मैलनरिश्ड हो। सो पहली चीज़ है कि हमें देखना है रीजन। रिसेंटली जो आज आपका हमारा टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है आपको, कि आपके थायराइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू लूज वेट। ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि मैंने खुद अपने मरहम के फोरम पे देखा था, लोगों ने शॉर्ट हाइट से रिलेटेड या हाइट इंक्रीज से रिलेटेड इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि वो क्या प्रॉब्लम है? भाई इम्पोर्टेंट आई वुड से वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं उसमें हाइट इशू है। तो ये जेनेटिक होती है या भाई इसमें जेनेटिक भी होती है कि ग्रोथ हार्मोन आपका ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो आपकी हाइट को कंट्रोल करता है। सही। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो 40 साल की उम्र में कि अब मैं चाहता हूँ मेरी 2-4 इंच हाइट और हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लिमिटेड टाइम फ्रेम है जो हम मर्दों में जनरली कहते हैं कि मर्दों की जो बोन फ्यूज हो जाती हैं अराउंड 16-17 ईयर्स, फीमेल में 15-16, जहाँ पे बोन फ्यूज एंड हाइट उसके बाद होना बहुत मुश्किल है। आप फैमिलियल पैटर्न फॉलो करते हैं, पेरेंट्स की हाइट कैसी है, दैट इज गोइंग टू सजेस्ट आप कहाँ पे आके होनी चाहिए या कहाँ पे आके रुकोगे। तो उसमें अगर आपका शॉर्ट स्टेचर देखा जा रहा है और आप फैमिली में नोट कर रहे हो कि जी कि हम में से कोई इस एज में ऐसी हाइट पे नहीं था कि आपका बच्चा स्कूल कि जी बच्चा
छोटी हाइट पे है, हाँ। तो इसका काइंडली इवेल्यूशन करते हैं। तो उसमें सर्टनली हम आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स करते हैं और ग्रोथ हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे, और तीसरी चीज़ हम एक एक्सेस कराते हैं हैंड का कि आपकी बोन एज कहाँ पे है। अच्छा। क्या आपकी बोन एज, आपके फर्स्ट कोई बच्चा आता है वो उसकी उम्र 12 साल है, पेरेंट्स कहती है तो 12 साल का है, उसकी बोन एज कहती है मैं तो 9 साल का, हड्डियों की एज 9 साल है, उसमें बड़ा चांस है कि उसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। अब आप उसको ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट दोगे, कुछ हम चार्ट्स कि ग्रोथ हार्मोन जो एक्सपेंसिव थेरेपी, वो ऐसे नहीं है कि हर कोई इसको आप लिख दो ले ले, नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थेरेपी जो कॉमनली पाई जाती है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है और फिर उसके बाद हम उनके बेंचमार्क्स को मॉनिटर करते हैं, देन वी मूव ऑन। ओके, मेरा एक बड़ा ही उस अवाम के लिए सवाल है जो कि वर्किंग डे मतलब काम करते हैं ऑफिस में 9 आवर्स अ डे, तो आप काम कर रहा है तो देयर मस्ट बी चांसेस कि उसकी जो है या हम लोगों की सर में दर्द होता है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं, बट व्हिच आई बिलीव बिकॉज़ इट हैपेंड टू मी। एब्सोल्युटली। तो कोई इसकी प्रिकॉशंस हैं, हम किस तरह से अवॉइड कर हाँ, सकते मतलब हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब होता ये है कि बॉडी के हार्मोन्स जनरली जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं हम लोग, स्ट्रेस हाँ, हार्मोन उनका एक सर्केडियन रिदम कि भाई किस लेवल पे वो लेवल थोड़ा ऊपर होगा, किस घंटे कितने अरसे बाद वो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर फ्लक्चुएट करेगा। अब आपकी बॉडी किस तरह से स्ट्रेस में गई है फॉर वट एवर रीजन, लाइक स्टीरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन। अब इसी तरह से आप रिलैक्स लाइफस्टाइल में आ रहे हो तो आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 4 दिन किसी बंदे ने नींद नहीं की बिकॉज ऑफ जॉब रिलेटेड इश्यूज या वट एवर, लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो हार्मोन लेवल्स अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को। इट मे नॉट अफेक्ट आपकी बॉडी को टोल ना दे एक सर्टन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन सर्टनली आफ्टर वीक्स मंथ्स बॉडी इज गोइंग टू शो अप कि हाँ बॉडी स्ट्रेस में रही है, तो उसका एक आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो प्रिकॉशंस आर कि आपको अपना लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना है, आपको अपना एक स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करना है और मिनिमाइज करना है। कोई टेक्निक्स हो सकती हैं स्ट्रेस लेवल को कम रखने के देखो लिए उसमें अदर देन मेडिकेशन? हाँ, वी वॉन्ट सजेस्ट, लेकिन ओनली मेन चीज जिसको आपने प्लीज अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना है डेली एक्टिविटी का, वो ये कि कम से कम 30 मिनट्स आप किसी तरह एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज जिम वॉक के लिए निकाल लें, क्योंकि आपकी बॉडी उसमें हार्मोन्स ट्रीट करती है, एंडोर्फिन्स। अब ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। आपको उसके 2-4 घंटे एक्सरसाइज के यू फील रिलैक्स्ड बेड, या आप उसके बाद अगले दिन उठते हो तो यू फील वे रिलैक्स वे फ्रेश एक्सरसाइज की होती है। तो ये हार्मोन्स का रिलीज, अच्छे हार्मोन्स का एक्सरसाइज, एंड आई वुड स्ट्रांगली अर्ज स्टाइल में अगर या दिन 2 दफा या आधा घंटा थोड़ा टाइम निकाल के उसको इन्वॉल्व करें, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, तो जो काम करती है ऑफिस के अंदर 9 घंटे की ये 6 दिन काम करती है हफ्ते में, उसके लिए एक बड़ा ही अच्छी टिप दी है डॉक्टर साहब ने कि वो जो है थोड़ा सा आधा घंटा निकाल के वॉक करें तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, इससे आपके हार्मोन्स भी इफेक्ट नहीं करते हैं। अगला डॉक्टर, माय हस्बैंड इज 43 and had angioplasty done past 10 years ago, now having diabetes, taking this is Cytomid. He's having knee pain, heel pain, sugar is not controlled. हाँ जी, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली है कि ही नीड्स हिज शुगर टू बी फिक्स्ड, स्पेशली अगर एंजियो भी हो चुकी है या कोई हार्ट इशू भी आ रहा है या डायग्नोज एस्टैब्लिश हो चुका है, तो शुगर लेवल हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। एंड सेकंड थिंग इज जो मेडिकेशन आप बता रहे हो, यस वो शुगर में हेल्प करता है, बट इट्स अ वीक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। सो हिज ट्रीटमेंट नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट जस्ट। Diabetes be treated with home remedies or is just a myth? देखो, I won't say it's a myth, to be honest. do not want to antagonize any किसी भी सेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को। कई ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं अनडाउटेडली। अब शुगर में कितना असर डालती है जायज़ नहीं है कि मैं कहूँ जी आप ये लोगे तो
फिगर दिस। अब ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएबिलिटी भी है कि एक बंदे को वो चीज़ बहुत इफेक्टिव है, दूसरे को कम है, तीसरे को बिल्कुल नहीं है। सो वो सब चीज़ें ज़हन में रखनी है। बाकी ऑर्गेनिक फूड्स हैं जो शुगर लेवल्स नहीं चलाते, यस दे आते हैं। ओके, अब हम अपने लाइफ सेशन को थोड़ा रैप अप करने लगे हैं, तो मैं जल्दी से आखिरी कुछ सवाल डॉक्टर साहब से पूछ। अच्छा, अगला सवाल है हमारे कि माय फास्ट बट E1C was 6, what should I do? A16 नहीं, अगर आप हीमोग्लोबिन A1 6 है, which नॉर्मल इन सेंस कि अगर आपको पहले डायबिटीज हो चुकी है, अब डायग्नोज हुआ है, ये नंबर 6 आ रहा है, शुगर नॉर्मल है, तो ये सिर्फ ये सुजेस्ट कर रहा है कि आपको प्री डायबिटीज है। नॉर्मल A1C इज 5.7 एंड लेस। 5.8 to 6.4 आप प्री डायबिटीज में फॉलो करते हो, ठीक है। 6.5 एंड अबव इज डायबिटीज। सो 6 इज नॉट नॉर्मल पर से, बट इट्स नॉट डायबिटिक। ठीक है। 22 इयर्स ओल्ड की हैं वो, और लेकिन वेट उनका 44 है, तो ये कैसे चीज़ें उनको हमने बैलेंस करना है अपनी एज के हिसाब से, अपने वेट को कैसे लेके चलना? देखो, उसमें चीज़ सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने देखना है कि आपकी हाइट कहाँ पे है, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि आपकी एज से अगर हाइट 5'4" है तो आप अपना BMI कैलकुलेट करो, ओके, ठीक है, बॉडी मैस इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। सो वो हाइट और वेट को फॉर्मूला से आपका बॉडी मैस इंडेक्स बताएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब BMI आपका 18 to 24 इज टेकन एज नॉर्मल। 25 to 29.9 को हम कहते हैं ओवरवेट। 30 to 34.9 goes with mild obesity, 35 till 39.9 goes with moderate, and 40 plus is severe obesity। ये BMI की क्लासिफिकेशन है। अब वो BMI को आपको लाना है नॉर्मल रेंजेस में, बिटवीन 18 to 24। सो वो डिफाइन करेगा कि भाई आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट कितना हो कि आपका BMI इस रेंज में आ जाए। सही, ठीक है। सो कैलकुलेट योर BMI फर्स्ट। एंड अगला सवाल है कि आई एम एनीमिक ऑल्सो, 62 kg weight in 1 year. I'm strictly clean eating, no salt, no sugar, no oil. So the idea was to lose weight, I guess, or because you've been staying so clean. So अगर आपको वरीसा में कोई इंडिकेशन है कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा और वेट लूज हो रहा है, तो certainly you need to get your thyroid checked, the hormone profile evaluated कि रीजन क्या है। Okay. Feeling too much weakness because of hypothyroidism and diabetes. So diabetes needs to be faced, certainly that is one part. Second thing है कि आप अगर मेल हैं तो आपने देखा कि डायबिटीज़ के साथ आपके जो बाकी मेल हार्मोन्स हैं वो अफेक्ट हुए या नहीं हुए, बिकॉज बॉडी मैस और मसल मैस, उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन का एवोल्यूशन चाहिए। थर्ड पार्ट इसका हाइपोथायराइडिज्म में आपको देखना है कि आपका TSH लेवल कहाँ पे है, फ्री T4 उसके साथ फ्री T3, क्योंकि थकावट अगर आपका फ्री T3 लेवल भी नीचे लेवल पे है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपकी थायराइड TSH नॉर्मल भी होगा, you would still are likely to be experiencing tiredness। अच्छा जी, लाइव सेशन होने जा रहा है ख़त्म। मैं अपना आखिरी सवाल ले रही हूँ जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल है और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आवाम जो है इस वक्त डायबिटीज़ की शिकार है। ये सिर्फ एक जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी नेचुरल डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपने खाने पीने का कि हम कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना कर लें चीज़। उन्होंने पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट होती हैं ताकि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। देखो एक्सरसाइज, अब देखो इट्स सच अ वाइड क्वेश्चन, इट्स सच अ ओपन क्वेश्चन। देखो एक बंदा 90 साल का है, जस्ट टू मेक अ पॉइंट, अब उसको लिए एक्सरसाइजेस वो तो नहीं हो सकती जो एक 25 साल वाले के लिए, कि वो कर नहीं सकता। लाइकवाइज एक बच्चा है 12 साल का, आप उसको कहेंगे तुम 50 साल वाले की एक्सरसाइज करो, मे नॉट बी। तो आपको देखना ये कि आपका जो पेशेंट है वो एज ग्रुप क्या है और उसकी कोमॉर्बिडिटीज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अब वो सब देखे। सो इट्स अ होल पैकेज। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि ड्यूरेशन क्या है। सो ड्यूरेशन, अगर आप वॉक कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो या आप एक स्प्रिंट लगा रहे हो या डंबल्स उठा रहे हो, व्हाटएवर, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ड्यूरेशन क्या है। सो ड्यूरेशन एज आई सेड हैज टू बी अराउंड 30 मिनट्स पर डे फॉर एटलीस्ट 6 times a week। ठीक है, अब ये आपको अपने पेशेंट को देख के अपनी कैपेबिलिटीज देख के मैं किस तरह कर सकता हूँ। अगर एक बंदा वो वॉक भी कर ले तो दैट इज द लीस्ट गेस।
एक बंदा जो कहता है मैं वॉक नहीं कर सकता, पेन एक्स एंड, तो वो डंबल्स ही उठा रहा है, सोफे में बैठा है, टीवी देख रहा है, वो थोड़े से अपने मसल मैस को स्ट्रेच कर ले, ठीक है, थोड़ा सा अपनी टोन्स मेंटेन कर ले। सही है। तो इस लाइव सेशन से हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज़ है जो कि आपको हाई रिस्क है कि आपको भी हो सकती है, तो अपनी ओबेसिटी की तरफ मत जाएं, डाइट अच्छी रखें, BMI कैलकुलेटेड रखें अपना, और एक्सरसाइज मेंटेन रखें। और अगर थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि ऑर्गेनिक खाने को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जंक फूड का यूज़ कम करें। डॉक्टर साहब, अब जो है हम इख्तिताम तकदीर आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा नहीं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के जो टॉपिक आपने पिक किया था लाइव सेशन के लिए, मतलब इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टनली हमारा बड़ा कॉमन डेली इश्यूज है, और अगर पेशेंट पॉपुलेशन देखूँ तो प्राइमरली इट वुड कवर अराउंड 80%, 70-80% ऑफ आवर पेशेंट पॉपुलेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हमें देखना ये कि हम इतने बिजी एरा में फंस गए हैं, और इसमें हमें बैलेंस किस तरह करना है अपनी लाइफ स्टाइल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि प्लीज़, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज में आ चुकी है, हमारे घरों में घुस चुकी है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी मुरक्कम ग़िज़ा, हमारा स्ट्रेसफुल रहन सहन तरीका, जॉब वटेवर, उससे हमने कैसे बचना है। और उसमें नंबर 1 चीज़ जिसमें मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ वो है अपना वेट मेंटेन रखना, अपना BMI को 2400 से नीचे रखना। वो आप कैसे करते हो? मेरे पास एक मरीज आता है, वो कहते हैं जी मैं 4 रोटियां खाता हूँ, ठीक है, और मेरा वजन नहीं गिरा, तो ऐसा वो सुजेस्ट तुम कम करो। एक आता है वो कहते हैं जी कि मेरा वजन जो है वो फिर भी बढ़ रहा है, मैं 2 रोटी या 1 रोटी खाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जी आपका लाइफस्टाइल में ये है कि आप, एक बंदा आता है वो कहते हैं जी मैं हफ्ते में थोड़ा सा केक पीस चख लेता हूँ, लेकिन चखता हूँ। आई वुड रादर सजेस्ट यार चख करो, एंजॉय करो लाइफ। तुम थोड़ा सा चखते हो, तुम उससे बेहतर हो जो 4 रोटियां खा लेता है, इससे बेहतर है तो आप 1 पराठा खा लो। यू सी आई एम सेइंग? सो द पॉइंट इज यू हैव टू वॉच योर पोर्शन साइज। ये नहीं कि ये सेफ है, ये पराठा तो नहीं है ना, तो अब मैं इसको पोर्शन साइज बहुत बड़ा कर लूँ, नहीं प्लीज। सो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि आपकी कैलोरी, आपका वजन ना बढ़े बस, बाकी सब चीजें छोड़ अपना BMI मेंटेन रखें। आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बता दें, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? लोगों ने सवाल पूछा है। तो डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस करते हैं वो नेशनल हॉस्पिटल में भी करते हैं और DHA फेज 6 में भी करते हैं, वेस्टर्न मेडिकल सेंटर है हमारा। हाँ, और आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से जाके आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं अपना लाइव सेशन। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।